नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचारुता कुकरेती और आप देख रहे हैं महाभारत। कोरोना काल में काला दिवस मना रहे हैं देश के किसान और आंदोलन जीवी। सबसे बड़ी बात कि कोरोना काल में जब जाने गई और अलग अलग राजनेता सवाल उठा रहे थे सरकार पर, उन जानों को लेकर सवाल पूछे जा रहे थे, आज वो किस मुंह से इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। कोरोना के समय में बात ब्लैक फंगस की होगी या किसानों के ब्लैक डे की होगी? कोरोना के समय में भीड़ न लगाने की बात होगी या भीड़ जुटाने की बात होगी? इसी पर कर रही हूं आज की महाभारत। पहले यह रिपोर्ट देखिए और फिर महाभारत में हम पूछेंगे सवाल उन किसानों के प्रतिनिधियों से और उन राजनेताओं से जो कोरोना के समय में किसान आंदोलन की इस भीड़ को सही ठहराते हैं। कोरोना को दावत, देश से बगावत। कोरोना बड़ा है या कानून बड़े हैं? क्या किसान आंदोलन बनेगा सुपर स्प्रेडर? कोई महामारी नहीं, सरकार की बनाई महामारी, कोई कोरोना नहीं, सब सियासत चल रही है। हम तो करो या मरो की स्थिति पे है। किसान के नकाब में आंदोलन जीवी। तो जो बिचौलियों के पेट में दर्द पहले भी हो रहा था और आज भी हो रहा है। देश भर में कोरोना महामारी का कहर है। सरकार कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। कई राज्यों में संक्रमण की रफ्तार रोकने के लिए लगातार लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ किसान आंदोलन एक बार फिर सुपर स्प्रेडर बनने को तैयार है। आज किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे हो रहे हैं और इसी को लेकर देशव्यापी प्रदर्शन किया जा रहा है। जानलेवा कोरोना के बीच टिकरी बॉर्डर से आंदोलन जीवियों के हट की इन तस्वीरों को देखिए। न ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान है और न ही चेहरे पर मास्क है। हाथ में काला झंडा थामे ये लोग सरेआम कोरोना को न्योता दे रहे हैं। दिल्ली के गाजीपुर सीमा पर भी ऐसा ही माहौल था। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। आज सरकार कोरोना का डर दिखा रही है किसान को। अरे किसान तो वैसे ही मरा पड़ा है। अब किसान तो हर समय मौत के मुंह में होता है। अपने खेत में कमाता है तो सांप होता है, वहाँ पे जंगली जानवर होते हैं, उनसे नहीं डरता। दोपहर में कमाता है, रात को कमाता है, बिजली का करंट आ जाता है, खेत में पानी चलाते सांप काट लेता है, वो तो हर समय मौत के मुंह में है। यमुना नगर की तस्वीरों को देखिए। यहाँ पर भी किस तरह से नियमों को ताक पर रखकर पुतले फूके गए। के कुरुक्षेत्र में नारे लगा रहे इन लोगों को देख रहे हैं आप। न ही चेहरे पर मास्क है, न कोरोना का कोई डर है। अलग अलग गांव से किसान प्रदर्शन के नाम पर इकट्ठा होने वाली ये भीड़ कोरोना विस्फोट की वजह बन सकती है। जो किसान है वो खेती का कार्य कर रहे हैं। ये लोग जो सड़कों पे बैठे हैं ये राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हैं। ये जो किसान संगठन है वो लोग जो आज काला दिवस मनाने की बात कर रहे हैं, देश के किसानों ने उनके काला दिवस को नकार दिया है। किसानों को भड़काने के पीछे वही राजनीतिक पार्टियां हैं जो लगातार मोदी सरकार पर कोरोना को लेकर सवाल उठाती रही हैं। कांग्रेस और लेफ्ट समेत देश के 13 राजनीतिक पार्टियों ने खुलेआम चिट्ठी लिखकर कोरोना महामारी के बीच किसान प्रदर्शन को समर्थन दिया है। इसका नतीजा सबके सामने है, लेकिन कोरोना की महामारी का ठीकरा किसके सर पर होगा, सोचिए जरा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज कोरोना के समय में काले दिवस को मनाने को लेकर बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे और दिखाएंगे कि राकेश टिकैत क्या कहते हैं, क्या इसे सही ठहराते हैं और क्यों सही ठहराते हैं। प्रधानमंत्री से वो क्या कहेंगे, ये सब सवाल उनसे पूछे जाएंगे। लेकिन पहले आपको बताती हूँ आज महाभारत में कोरोना को दावत, देश से बगावत।
सवाल पूछ रही हूं, क्या किसान आंदोलन सुपर स्प्रेडर बनेगा? क्योंकि जिन आंदोलनों को लेकर और जिन आयोजनों को लेकर सवाल उठाते हैं, इस किसान आंदोलन पर सवाल क्यों नहीं उठाए जा रहे? सवाल पूछ रही हूं, किसानों का काला दिवस या कोरोना मार्च? सवाल आज पूछ रही हूं, क्या विपक्ष बना रहा है किसानों को हथियार? क्योंकि विपक्ष खुद घर में बैठकर इन किसानों को बॉर्डर पर इकट्ठा होने के लिए क्यों कह रहा है? मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं आज महाभारत में, मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी जुड़ रहे हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक रमनीक मान जी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं किसान नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह, मेरे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय किसान यूनियन के नेता मटरू नागर, मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीकेयू लोक शक्ति के अध्यक्ष मास्टर शिवराज सिंह और साथ ही राजस्थान कांग्रेस के सचिव गजेंद्र सिंह सांखला। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं महाभारत की शुरुआत करूं उससे पहले वो तस्वीरें आपको दिखाती हूं जो आज काले दिवस पर पूरे देश ने देखी है। और अगर आपने नहीं देखी है तो ये तस्वीरें देखिए। काला दिवस मनाने जो किसान निकले, कितनी संख्या में ये किसान काले झंडे लेकर आज काला दिवस मना रहे हैं। इनके लिए कोरोना नहीं है, इनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, ये इतनी संख्या में सड़कों पर आज निकले और सबके हाथों में काले झंडे थे। संदेश देना चाह रहे हैं, अपनी तरफ से बात कहना चाह रहे हैं, वो अपनी जगह है। लेकिन कोरोना काल में काले दिवस को मनाने के लिए क्या वो अपने साथ साथ, क्योंकि इन्होंने, किसी ने, देखिए किसने मास्क पहना है, अपने साथ साथ कितनों की जान खतरे में डाल रहे हैं, जरा ये सोचिए। ये तस्वीरें आज की देखिए, कोरोना काल में काला दिवस ये किसान बना रहे हैं और कई जगहों से ये किसान दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंचे। अब मैं दूसरी तस्वीर आपको हिसार की दिखाती हूं। हिसार की तस्वीरें जहां पर कुछ किसानों पर एफआईआर हुई, वहां कितनी संख्या में किसान पहुंच गए क्योंकि वो इस एफआईआर के खिलाफ थे। किसानों ने कोविड सेंटर वहां नहीं लगने दिया। किसानों ने कहा कि यहां पर किसी तरह की कोई भी पुलिस की टीम नहीं आएगी। एफआईआर हुई और उसके बाद देखिए कितनी संख्या में हिसार पहुंच रहे हैं ये किसान। ये पूरे हाईवे की तस्वीरें जो हिसार पहुंचने के लिए किसान झंडे लिए हुए और गाड़ियां देखिए, गाड़ियों का जमावड़ा देखिए, ये सब किसान हिसार पहुंच रहे हैं उन एफआईआर के खिलाफ जो किसानों के ऊपर हुई। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता दूं, बड़ी खबर जो कि किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है, वो बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। किस तरह हरियाणा के जो गृह मंत्री हैं अनिल विज, उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि किसान आंदोलन के नाम पर अगर किसी तरह से भी किसी प्रॉपर्टी को डैमेज होगा, किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचेगा, तो हम पहचान करेंगे उन लोगों की जिन्होंने ये संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और उनके वो भरपाई करेंगे, उनसे ही भरपाई की जाएगी। नुकसान पर वसूली होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं। वसूली पर नुकसान की भरपाई, वसूली करके नुकसान की भरपाई होगी। यानी कि अगर आप इस आंदोलन के नाम पर अराजकता फैलाएंगे, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, तो वो सीधे सीधे वसूली की जाएगी। यानी कि चिन्हित किया जाएगा उन चेहरों को किसने नुकसान पहुंचाया और उनसे वसूली की जाएगी। सुनिए क्या कह रहे हैं। हिंदुस्तान एक प्रजातांत्रिक देश है, इसमें हर आदमी को प्रदर्शन करने की इजाज़त है, लेकिन प्रदर्शनों की आड़ में कुछ असामाजिक तत्व देश की, प्रदेश की, लोगों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये कानून बनाया गया है कि यदि कोई नुकसान पहुंचाए तो उससे उसकी वसूली की जा सके। तो आपने सुना क्या कह रहे हैं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज। कह रहे हैं कि अगर किसी तरह का नुकसान संपत्ति को हुआ, प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ, क्योंकि बहुत से अराजक तत्व इसमें शामिल हैं, तो वो भरपाई की जाएगी। यानी कि चिन्हित किया जाएगा। वैसे ही चेहरों पर मास्क नहीं है और जिन लोगों ने नुकसान पहुंचाया है और वो किसान आंदोलन के नाम पर अराजक तत्व शामिल हो रहे हैं, उनसे भरपाई की जाएगी, उन लोगों से भरपाई की जाएगी। ये कह रहे हैं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज। मैं इस पूरी खबर पर आगे बढ़ूं उससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसमें आपको लिए चलती हूं। क्लब क्यों किया जाता है? कुछ ऐसे राज्य हैं जो कम एफिशिएंट है, ये आपके शब्द हैं, बिल्कुल हूबहू ये आपके शब्द हैं। पीसी के अंत में मैं छोटा सा वो वीडियो भी दिखाऊंगा आपको। आपने खुद कहा था कि जो बाकी कम एफिशिएंट राज्य हैं उनके साथ आप दिल्ली को क्लब मत करिए, दिल्ली को आप इंडिपेंडेंट छोड़िए, हम अपनी बातें खुद करेंगे और हम पूरे दिल्ली को 3 महीने के अंदर वैक्सीनेट कर देंगे। आप हमें इंडिपेंडेंस तो दीजिए, आप हमें नेगोशिएट करने की क्षमता तो दीजिए।
और केजरीवाल जी, जब ये क्षमता आपको दी जाती है, जब आपको वो इंडिपेंडेंस जो आपने खुद मांगा था आपको दी जाती है, तो आप कहते हैं कि हमें ये इंडिपेंडेंस क्यों दिया गया है, ये तो राज्यों का विषय नहीं है, ये तो केंद्र का विषय है। और केजरीवाल जी, राजनीति करने का एक नया तरीका हमने 2 दिन से देखा है। आप कहते हैं कि ये युद्ध की परिस्थिति है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि कोरोना की जो लड़ाई है, ये फर्स्ट वेव भी एक युद्ध की परिस्थिति थी और सेकेंड वेव भी एक युद्ध की परिस्थिति है। पहली बार भी हिंदुस्तान इस युद्ध से जीता था और दूसरी वेव में भी हिंदुस्तान इस युद्ध से जीतेगा। हम हारेंगे नहीं, कभी भी घुटने नहीं टेकेंगे। मगर आज आपने इसमें पाकिस्तान का पुट, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लाने की कोशिश की। आपने कहा कि जब पाकिस्तान से युद्ध होगा तो क्या यूपी अपनी टैंक बनाएगा और दिल्ली अपना हथगोले बनाएगा या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बनाएगा केजरीवाल जी। दुख तो इस विषय का है जब पाकिस्तान से युद्ध होता है, जब पाकिस्तान से वास्तविक रूप में लड़ाई होती है, सर्जिकल स्ट्राइक होती है, उस समय भी आप कहाँ बकसते हैं हमें? उस समय भी आप राजनीति करने से कहाँ चूकते हैं? उस समय भी आप सबूत मांगते हैं, उस समय भी आप सर्जिकल स्ट्राइक पर, एयर स्ट्राइक पर विश्वास नहीं करते हैं। और आज भी जब देश कोरोना से लड़ रहा है तो आप इस युद्ध में भी राजनीति ढूंढ रहे हैं। आप नहीं चाहते हैं कि इस युद्ध को हम जीतें। केजरीवाल जी, कल हम अखबार देख रहे थे और आप सबने देखा होगा अखबारों में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बताया कि थर्ड वेव के लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स आ गई हैं, क्रायोजेनिक टैंक्स आप खरीद रहे हैं, ऑक्सीजन प्लांट्स जो हैं आप एस्टैब्लिश कर रहे हैं। केजरीवाल जी, आज हम ये पूछ रहे हैं कि जब सेकेंड वेव आया था तो आप ये सब क्यों नहीं कर रहे थे? आपने टैंक्स क्यों नहीं मंगाए जो आज आप मंगा रहे हैं? आपने ऑक्सीजन सिलेंडर्स का मुआयना क्यों नहीं किया जो आज आप दावा कर रहे हैं और फोटो रिलीज कर रहे हैं कि आप कर रहे हैं? आज आप ऑक्सीजन और हॉस्पिटल के राउंड्स ले रहे हैं और कह रहे हैं कि हम हॉस्पिटल्स के बेड का राउंड ले रहे हैं कि थर्ड वेव को हम डील कर पाएंगे। सेकेंड वेव में क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि सेकेंड वेव में आपने कहा कि ये सब कुछ तो मोदी जी के हाथ में था, ये हमारे हाथ में थोड़ी है। ऑक्सीजन मोदी जी के हाथ में था, क्रायोजेनिक टैंक मोदी जी के हाथ में था, ये सिलेंडर्स मोदी जी के हाथ में थे। अगर ये सब कुछ मोदी जी के हाथ में था तो आप ये बताइए केजरीवाल जी, आज आप ये तैयारी कैसे कर पा रहे हैं? क्या मोदी जी ने आपको ये परमिशन दे दिया? नहीं केजरीवाल जी, उस समय भी आप ही के हाथ में था और आज भी आपके हाथ में है। उस समय वो आपके हाथ से छूट गया था, आज आप दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं उसे पकड़ के रख रहा हूँ। गलती आपसे हुई है और गलती मानने से केजरीवाल जी कोई छोटा नहीं होता है। आप तो गलती मान लेते हैं, माफ़ी भी मांगते हैं। मुझे लगता है आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। ऐसी परिस्थिति में राजनीति नहीं करनी चाहिए। और केजरीवाल जी, आप देखिए, आज यूएस के बाद, अमेरिका के बाद कोई देश अगर 130 दिनों के अंदर 20 करोड़ से अधिक डोज लगाने में सक्षम रहा है वैक्सीनेशन का, तो वो केवल और केवल पूरे विश्व में हिंदुस्तान रहा है। 60 वर्ष से ऊपर अगर एक भी डोज लगा है तो आज 42% ऐसे भारतीय हैं जो 60 साल के ऊपर है, उन्हें कम से कम एक डोज लगा हुआ है। ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है, बहुत बड़ा विषय है। इन सब विषयों को हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं। आज भी आपके पास 1.5 लाख से अधिक डोज है। और जिस वीडियो के बारे में मैं आपको बता रहा था, वो वीडियो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए, मैं ये वीडियो दिखाऊंगा। सेंटर से जो कंट्रोल हो रहा है, जैसे कुछ सरकारें एफिशिएंट हैं, कुछ सरकारें कम एफिशिएंट हैं। तो जो सरकारें एफिशिएंट हैं और कह रही हैं भाई हम अपने दिल्ली से, मैं आपको शुरू से दिखाता हूँ। कुछ अभी सेंटर से जो कंट्रोल हो रहा है, जैसे कुछ सरकारें एफिशिएंट हैं, कुछ सरकारें कम एफिशिएंट हैं। तो जो सरकारें एफिशिएंट हैं और कह रही हैं भाई हम अपने, दिल्ली सरकार आज कह रही है हम अपनी सारी जनता को 3 महीने में वैक्सीनेट कर देंगे। तो हमें बाकी देश के साथ क्यों क्लब किया जाए? अगर हम कर सकते हैं तो हमें करने दिया जाए। और विदेशी वैक्सीन के जितने निर्माण, ये अब क्या है? पहला जो कह रहे थे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो आपने सुना, बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे थे बाकी देश के साथ दिल्ली को क्यों क्लब किया जा रहा है? हम ज़्यादा एफिशिएंट स्टेट हैं, हम ज़्यादा काम कर सकते हैं, हम 3 महीने में सबको वैक्सीनेट कर देंगे, हमें इन बाकी कम एफिशिएंट स्टेट्स के साथ क्लब नहीं करिए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल छोड़े और हमें कंट्रोल दे दे। केजरीवाल जी, हाथ जोड़ के निवेदन है, हम सब दिल्ली के निवासी हैं, हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम लड़ना नहीं चाहते हैं कि आपस में हम लड़ें। आप हमसे लड़ रहे हैं, आप ये लड़ाई छोड़ दीजिए। आपको कंट्रोल करने के लिए जनता ने आपको चुना है
मोदी जी ने आपको मौका दिया है क्योंकि आप डिसेंट्रलाइजेशन चाहते थे, डिसेंट्रलाइज करके दिया गया है। अब्यूज और अक्यूज मत करिए, काम करिए। आज काम करने की आवश्यकता है, लड़ने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल हो तो अवश्य पूछें। वर्चुअल जो हमारे पत्रकार जुड़े हुए हैं वो सवाल पूछ सकते हैं। मुझे लगता है कोई सवाल नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप संबित पात्रा को सुन रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जो सीधे सीधे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल लगातार वैक्सीन को लेकर राजनीति करते हैं, लेकिन केजरीवाल से भी गलती हुई है। वो केजरीवाल को, अरविंद केजरीवाल के लिए संबित पात्रा का सीधा कहना है कि वो माफी मांगे, क्योंकि वो आकर टीवी पर झूठ बोलते हैं। बीजेपी की तरफ से अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री को यह सीधा सीधा जवाब है, क्योंकि वैक्सीन को लेकर लगातार एक तरह से बयानबाजी दोनों तरफ से हो रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के बयानों को संबित पात्रा ने लाइव सुनवाया अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और वो कह रहे हैं कि किस तरह से ये झूठ फैलाना है, वैक्सीन को लेकर झूठ फैलाना है। जब दिल्ली के पास वैक्सीन है तो ये भ्रम फैलाया जा रहा है, और इसीलिए दिल्ली के पास क्योंकि 1.5 लाख टीके मौजूद हैं, ये भ्रम फैलाना वो बंद करे। और मैं सीधे वापस आ रही हूं महाभारत में। और मैं शुरुआत करूंगी मास्टर शौराज जी के साथ और प्रेम शुक्ला जी के साथ। मैं आपसे पूछूंगी, मास्टर शौराज, मुझे ये बताइए, आज काला दिवस मना रहे हैं। जब बात ब्लैक फंगस की होनी चाहिए तो ब्लैक डे की बात कर रहे हैं, जब भीड़ कम करने की बात होनी चाहिए तो भीड़ लगाने की बात हो रही है। मास्टर शौराज जी। सुचारता जी, आपके लिए धन्यवाद। पहले मैं देशवासियों को धन्यवाद करना चाहूंगा जिन देश के किसानों ने अपने घर पे रह करके काले कपड़े पहन के, हाथ में काली पट्टी बांध के, या अपने घर पे काला झंडा बांध करके इस काला दिवस को सफल बनाने का प्रयास किया। सर घर के अंदर नहीं थे मास्टर जी, मैं भी हाथ जोड़कर आराम से आपसे बहुत विनम्रता से कह रही हूं कि सर घर में तो वो नहीं थे। जरा वो तस्वीरें दिखा दीजिए, काले झंडे लेकर कैसे भीड़ लगी हुई थी, वो जरा मास्टर जी को दिखाएं तस्वीरें प्लीज। वो काले झंडे वाली तस्वीरें मास्टर जी को दिखाएं, जिससे मास्टर जी को पता चले कि घर के अंदर बैठकर काले झंडे नहीं फहराए जा रहे थे। मास्टर जी देख रहे हैं आप ये तस्वीरें दिख रही हैं आपको मास्टर जी? जहाँ धरना स्थल है, धरना स्थल पे तो जो लोग थे उन्होंने धरने पे मनाया, और जो किसान अपने गांव में घर पे था उन्होंने अपने घर पे मनाया। नहीं मास्टर जी, आपने एक ऐसी तस्वीर देने की कोशिश की। मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि कोई नहीं पहुंचा, धरना स्थल पर नहीं था कोई, सब घर में शांतिपूर्वक मना रहे थे। सर, शांति इस देश में तभी रहेगी जब लोग स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ तभी रहेंगे जब कोरोना के समय में अपनी जान की परवाह करेंगे और दूसरों की जान की परवाह करेंगे। मास्टर जी, आपको लग रहा है ये जान की परवाह है, ये तस्वीरें? नहीं, वो तो सुचारता जी, जब 4.5 लाख रोज जा रहा था, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री खुद मास्क नहीं लगा रहे थे, 1-1 करोड़ की रैली कर रहे थे। जब चुनाव बिल्कुल कंप्लीट हो गए, जब जाकर के देश में लॉकडाउन लगाया है। जब कोरोना पीक पे था, जब लॉकडाउन नहीं लगाया। आज तो 2 लाख से भी कम की गिनती आ रही है, और कल को और घटेगा। उन्होंने गलती की तो आप डबल गलती करेंगे, आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने करी तो हम तो डबल करेंगे। अब हम तो डबल करके जवाब देंगे। कोरोना घटेगा, घटने पे, रोज घटने पे कोरोना। हाँ। किसानों से कभी कोरोना नहीं बढ़ा। हाँ, किसानों से नहीं सर, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि इंसानों में क्या अलग अलग तरह की प्रजातियां हैं कि इनसे कोरोना नहीं बढ़ता है, इनसे कोरोना बढ़ता है। सर, मैं भी कोरोना किसी को दे सकती हूँ अगर मैं इन्फेक्टेड हूँ, आप भी दे सकते हैं अगर आप इन्फेक्टेड हो। आप इससे सहमत है कि नहीं है, पहले ये बता दीजिए। शारदा जी, जो लोग विदेश में रहते थे, जो हवाई जहाज में बैठा करके कोरोना को देश में लाए, हाँ। जो एसी के लोग हैं, जो एयर कंडीशन के लोग हैं, उन्होंने कोरोना को फैलाया, और उन्होंने आकर जिला पंचायत के चुनावों में गांव-गांव में आकर के फैलाया। जैसे चुनाव खत्म हुए, अब कोरोना धीरे धीरे फिर कम हो रहा है। सर, ये कैसा लॉजिक है, ये कैसा लॉजिक है मास्टर शौराज जी? मुझे ये बताइए, अगर कोरोना देश में फैल गया, अब हम इसमें जाएं कि कहां से आया, दुनिया किस देश से आया, दूसरे फ्लाइट से आया, अब तो आ गया, तो उससे लड़ेंगे कैसे? अब आ गया क्योंकि कुछ लोग लेकर आ गए इस देश में, तो अब हम क्या करें? हम तो फैलाएंगे। ये कैसा तर्क है मास्टर शौराज जी? मुझे समझ नहीं आता। और प्रेम शुक्ला जी, मास्टर शौराज आपसे कह रहे हैं कि आप लोगों ने तो कोई संयम नहीं बरता, ना रैलियों में, ना कुंभ के समय, तो अब उन्हें बोलने वाले कौन है आप? नहीं, एकदम से इनका अतार्किक, अलोकतांत्रिक और अराजक इनका बयान है। आप कृपा करके मुझे बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव
निर्वाचन आयोग ने जो संहिता तय की थी उसके तहत लड़ा। यहाँ तो लॉकडाउन लगा हुआ है ना, सरकार की तरफ से, विविध राज्य सरकारों की तरफ से लॉकडाउन लगा हुआ है। हाँ। कोरोना फैल रहा है, उसके बाद आपको जब केंद्र की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र द्वारा बनाए गए कानून पर स्थगन लगा रखा है 1.5 वर्षों का, तब आपको कोरोना काल में महामारी के समय बिना मास्क के भीड़ जमा करके लोगों की जानों को खतरे में डालने की जल्दबाजी क्या है? इसका उत्तर आदरणीय शिवराज सिंह जी को देना चाहिए कि भाई आपको यदि आंदोलन करना है तो कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आप कोई भी लोकतांत्रिक आंदोलन करें, ये आपका अधिकार है। लेकिन आप जिस तरह से प्राणों को दूसरे के खतरे में डाल रहे हैं, और तमाम राकेश टिकैत जैसे नेता जो स्वयं का तो वैक्सीनेशन करा चुके हैं और दूसरों के प्राणों को खतरे में डाल रहे हैं। और राकेश टिकैत अब क्या कह रहे हैं मैं वो भी दिखाऊंगी, बस चंद मिनटों में राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं वो भी सुनवाऊंगी, मैं वो भी सुनवाऊंगी। लेकिन जी, लेकिन मुझे ये बताइए मटरू जी, मुझे ये बताइए कि आपके नेता अगर ये कहते रहे, आप आज नहीं गए आंदोलन स्थल पर मटरू जी? बिल्कुल गया था, आपकी वजह से अभी आया हूं, बिल्कुल गया था। शुक्ला जी से एक बात पूछवा दो, कितने लोग थे वहां पर? कितने लोग थे? आप गए थे, कितने लोग थे मटरू जी? मैं सिर्फ पूछ रही हूँ कितने लोग थे वहां पर, आप गए थे? मैं तो केवल आपके माध्यम से शुक्ला जी से ये पूछना चाहता हूं कितने लोग थे आज? मटरू जी नहीं, वो शुक्ला जी से क्यों पूछ रहे हैं? वो तो मैं आपसे पूछूंगी। कितने लोग थे? मटरू जी आप तो आंदोलन स्थल से अभी वापस आए, कितने लोग थे वहां पर जरा बताइए। आज तक तो आज से पहले शुक्ला जी तो यही चिल्ला रहे 10 लोग हैं, 20 लोग हैं। हाँ तो ठीक है ना, आप बोलिए 10 लाख थे। पिछले 2 मैं वही तो पूछ रही हूँ कितने थे। आप शुक्ला जी को रॉन्ग प्रूफ करिए, आप शुक्ला जी को रॉन्ग प्रूफ करिए यहीं पर महाभारत में। आप बताइए कितने लोग थे? जी से यही आप बताइए कितने लोग थे, मैंने पूछा। आप प्रूव हिम रॉन्ग सर। मटरू जी आज आपका समय है, इनको गलत साबित करिए। धन्यवाद करता हूँ आज इनकी। मटरू जी मेरा सवाल सुनिए, इनको गलत साबित करिए। आज महाभारत में ये कहते रहते 10 लोग हैं, बताइए कितने लोग थे वहां पर? कितने लोग थे? कोरोना से पहले भी सर कितने लोग थे? इस कोरोना से पहले भी हमारे 400 किसान शहीद हो चुके हैं। मैंने मटरू जी आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। देखिए अब आप बच रहे हैं, मैं आपको मौका दे रही हूँ। प्रेम शुक्ला जी को गलत साबित कर दीजिए शो में। वो ये 10 किसान बोलते रहते हैं बार बार, 10 किसान है, 20 किसान है। बताइए इन्हें कितने थे वहां पर? आप आंदोलन पर गए, बताइए। बिल्कुल किसान ही नहीं है, आतंकवादी हैं। देखिए अब आप घुमा रहे हैं, अब आप घुमा रहे हैं। मैंने आपसे संख्या पूछी, आप संख्या बोल नहीं रहे हैं। आप मुझे संख्या बताइए, संख्या बताइए कितने थे किसान? संख्या बता रहे हैं आपको हम, लाखों की संख्या में किसान है। लाखों की संख्या में वहां थे किसान जहां आप आंदोलन करके आए? लाखों की संख्या में किसान है। अब आप सुनिए, आप लाखों की संख्या में किसानों को संगठित कर आ गए वहां पर और आकर घर में बैठ गए। ये कह रहे हैं आप, लाखों की संख्या में किसान पहुंच गए, आंदोलन जीवी पहुंच गए और आप घर में आकर बैठ गए। और बहुत बढ़िया, बहुत गर्व से बता रहे हैं आप ये कि लाखों में पहुंचे वहां। कोरोना के समय में सर आप उन लाखों जिंदगियों के लिए जिम्मेदार हैं मटरू जी। मटरू जी आप उन लाखों जिंदगियों के लिए जिम्मेदार हैं। आप उन लाखों जिंदगियों को वहां पर बुलाकर उनकी जान खतरे में डालकर आ गए घर। दिख रहा है एक भी पॉजिटिव घर आ गया आप किसानों की। सर मैं दुआ मांग रही हूँ, मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि एक भी पॉजिटिव ना हो। मैं प्रार्थना करती हूँ की वजह से। मटरू जी मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। मैं प्रार्थना करती हूँ और मैं कहती हूँ आमीन, भगवान करे ऐसा ही हो कि एक भी पॉजिटिव ना हो। लेकिन आप उन लाखों जिंदगियों को वहां खतरे में डालकर यहाँ आ गए, आप बैठ गए आकर यहाँ ये बताने के लिए कि लाखों की भीड़ वहां लगी थी और उसका जिम्मेदार कौन है? मैं। कौन है जिम्मेदार? मैं आपसे पूछ रही हूं, बताइए। मटरू जी जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार उन लाखों जानों का जिनको आप छोड़ा है वहां पर ये दिखाकर कि देखिए लाखों की भीड़ जमा हो गई। रमनीक जी जिम्मेदार हैं उनके, हम जिम्मेदार, आप जिम्मेदार हैं। जिम्मेदारी है हमारी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, आप जिम्मेदार। एक मिनट मटरू जी, मैं यही कह रही हूँ, आप जिम्मेदार हैं और आप जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। होगा, आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। आप मुझे गर्व से बता रहे हैं कि वहां लाखों लोग जमा हो गए। एक ऐसे समय में आप जाएंगे, आप अपने परिवार वालों को, अपनों को भेजेंगे लाखों की भीड़ में। आप ये चिल्लाते थे कि आपके पास किसान ही नहीं है। मटरू जी तो मैं तो कह रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ, आप प्रूफ कर दीजिए रॉन्ग उन्हें। बताइए नहीं है लोग।
आपने कहा लाखों की भीड़ है। मैं कह रही हूं कि लाखों की भीड़ में अपने परिवार वालों को भेजेंगे आप कि जाओ वहां पे बैठे रहो? वो आपका परिवार है ना, बिल्कुल। वो किसान आपका परिवार है, उनकी जान से खेलने आपने भेज दिया। जाओ वहां बैठो भीड़ में। आपके पैनल में बैठे हैं, किसका परिवार है वो? पूरे देश का किसान एक परिवार है सर। एक मिनट परिवार है वो, एक मिनट। मैं रमनीक जी आपके पास आऊं उससे पहले एक बार वीरेंद्र जी के पास चली जाती हूँ। वीरेंद्र जी भी किसान है। वीरेंद्र जी, मैं रमनीक जी आ रही हूँ आपके पास। वीरेंद्र जी, पूरा देश का किसान एक परिवार है कह रहे हैं मटरू नागर। मैं भी यही मानना चाहती हूँ कि एक परिवार है, लेकिन मैं अपने परिवार की चिंता करती हूँ वीरेंद्र जी, और मैं उनको भीड़ में नहीं भेजूंगी। मैं उन्हें कहीं भी आंदोलन स्थल पर नहीं भेजूंगी, क्योंकि मुझे उनकी जान की परवाह है। आप भेजेंगे क्या? सुचरिता जी जी बोलिए वीरेंद्र जी, बोलिए। देखिए, ये जो है कारण ये है कि ये ऐसी बात कर रहे हैं, इन्हें झंडा उस दिन उठाना था जिस दिन सरकार की लड़की के साथ बलात्कार हुआ था वहाँ धरना स्थल पे। इस दिन उठाना था जिस दिन 26 जनवरी में राष्ट्रीय झंडे का अपमान हुआ था। नहीं बोले कोई ठीक है, आप तो वाली कुंडली खंगालते रहो, बीच में नहीं बोलो। मटरू जी, परिवार एक है, परिवार के बुजुर्गों को तो सुनिए, परिवार के बुजुर्गों को तो सुनते हैं, ये तो संस्कार है हमारे। 6 महीने हो गए, सुनिए ना उन्हें, सुनिए मटरू जी, परिवार के बुजुर्गों को सुना जाता है। सुन लीजिए एक बार। वीरेंद्र जी बोलिए, वीरेंद्र जी बोलिए। इन्हें बीच में इन्होंने जब लड़की के साथ बलात्कार हुआ, जब राष्ट्रीय झंडे का अपमान हुआ, इस साइड जब पूर्वी किनारे उत्तर बंगाल से तक किनारा जो है वो बाढ़ की चपेट में है, तूफान की चपेट में है। लेकिन हमेशा ये इसी तरह से काम करते हैं। ये कानून में कालापन बता नहीं पाए, ये वहां जो है कालापन ये कानून में बता नहीं पा रहे, कुछ और ये कर नहीं पा रहे, कानून में कमी नहीं बता पा रहे, कितनों की जमीन छीन गई ये नहीं बता पा रहे। वीरेंद्र जी का ऑडियो थोड़ा ठीक करवाइए, उसके बाद इनको लेते हैं क्योंकि आवाज ठीक नहीं आ रही। वीरेंद्र जी आपका ऑडियो मैं ठीक कराती हूँ, रमनीक जी के पास में जा रही हूँ। रमनीक जी, मैंने शुरू में कहा कि मैं तो चाहती हूं कि प्रेम शुक्ला जी को या बाकी नेताओं को ये गलत साबित करके बताएं, क्योंकि जब ये बताते हैं कि वहां लाखों की भीड़ आती है तो खुद का ये दिखता नहीं है कि एजेंडा क्या है। उन लाखों लोगों की जाने जरूरी नहीं है, इन लोगों की भीड़ लगाओ और ये दिखा दो कि देखो कितनी ताकत है, इतने जमा हो जाएंगे। जी रमनीक जी। जी सुचरिता, देखिए मैं 2-3 बातें आपको पहले बताता चलूं। सबसे पहले तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन जो काला दिवस मना रहे हैं उनको थोड़ा अपनी अकल पे हाथ मारना चाहिए, और जो कहते हैं कि इस देश का सभी किसान हमारा परिवार है, उनके लिए कुछ प्रश्न है, उनका उत्तर आप खोजिएगा और बताइएगा। पहला, द गैंग रेप एट टीकरी, वो बहन भी तो हमारी थी, उस बहन के साथ जो हुआ उसको क्यों ढका, उसको क्यों छुपाने का प्रयास किया योगेंद्र यादव ने और अन्य नेताओं ने? नंबर 1 बात है। नंबर 2 बात है, आपने कहा कि 400 किसान शहीद हुए। मैं एक आंकड़ा देता हूं, 1995 से लेकर 2015 के बीच में 3,17,948 किसानों ने आत्महत्या की। आप लोगों ने कौन सा आंदोलन किया 1995 से लेकर 2015 के बीच में, वो आप बता दीजिए। कब कब आपने दिल्ली घेरी? ये आपके परिवार के 3,17,948 लोग खुदकुशी कर लेते हैं, आप कुछ नहीं करते। और मैं तीसरा आपको बताता हूं कि विदर्भ में, आंध्रा में, कर्नाटका में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में कई ऐसे किसान हैं जिनके पास पैर में पहनने के लिए जूती के लिए पैसे नहीं है, चप्पल के लिए पैसे नहीं है, तन पे कपड़ा नहीं है, पेट में अन्न नहीं है, और वो मजबूरन सिर्फ 2,500, 3,000, 5,000 रुपए के पीछे आत्महत्या करते हैं। और आप लोग यहां पे प्रदर्शन करते हैं लाखों करोड़ों की गाड़ियों में आके, और आप कहते हैं कि हमारा परिवार है। आपसे बड़ा हिपोक्रेट कौन होगा जब आप लोग ऐसी बात करते हैं? विडंबना आत्महत्या करती है सुचरिता, विडंबना आत्महत्या करती है जब ये लोग ऐसे झूठ बोलते हैं यहाँ पे आगे कि सभी किसान हमारा परिवार। और सुनिए, अरे मटरू साहब, आपकी बातें सुन के मेरा बहुत दिल डोला आज। मेरी बात सुनो, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे आवाज मत दबाओ मेरी। नागर साहब प्लीज, मारे मान साहब सुनेगा तुम्हारी, अरे तुम्हारी बात सुनेगा नागर साहब, मान साहब सुनेगा आपकी बात। नहीं है आपकी, और आप तो वैक्सीनेशन लगवाने आ रहे थे आज, आप तो किसानों का टेस्ट कराने आ रहे थे। लाखों की, अरे एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, तथ्य रख रहा हूँ। मान साहब, एलिगेशन आप तो छाती में हाथ मार के किसानों का कोरोना टेस्ट करवा रहे थे, कहाँ रह गए आप? अरे भैया सुनो, अरे सुनो, रुको मटरू नागर, रुको। अब मेरी पहले पूरी बात सुनो, उसके बाद जवाब देना। आप तो टेस्ट करवाने वाले थे, वैक्सीनेशन लगवाने वाले थे। प्रश्नों से इतनी पीड़ा हो गई, उत्तर क्या दोगे?
सुनो अरे वैक्सीनेशन ठीक है, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। टेस्टिंग भी करवाओ। वो लोग किस दिन आना टेस्टिंग करवाते हैं? मेरे को सवाल पूरा करने दो। हाँ। अरे आपने तो परसों इसी नेशनल टीवी पे बैठ के कही थी आपने, इन्फेक्टेड थे, आपने टेस्ट करवाया, आपने कहा कि जिनके 2 डोज लगी हो, कम से कम 1 डोज लगी हो, वो आंदोलन में आए। आपने कहा, आपने कोई गाइड जवाब दीजिए मटरू जी। आपने नेतागिरी चमकानी है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कहा था मान साहब, आपने कहा था कि कैंप लगवाऊंगा वहां, कोरोना टेस्ट कराऊंगा, तैयार हूं, बोलो वैक्सीनेशन मेरा नंबर लो। नागर साहब मेरा नंबर के लिए टीवी पे बैठ के संजय पाठक को बोलना, पुनीत रजानी को बोलना, मेरा नंबर देंगे इनको। ये से बात करो। अरे मटरू नागर, रमनीक मान पीछे नहीं हटता। अच्छा टेस्टिंग सुनिए, मेरी बात सुनिए। बोलो किस दिन टेस्टिंग कराओगे, मैं आऊंगा। और केरल और मटरू जी एक मिनट, एक सेकंड रमनीक मान जी, एक मिनट। रमनीक जी, मटरू जी, मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, यहाँ महाभारत में कोविड सेंटर, टेस्टिंग सेंटर्स लगाने की बात करके क्या होगा? जिनको चाहिए वो तो वहां जमीन पर है। और मटरू नागर जी, मुझे बताइए, आप उनके लिए खाना पानी सब अरेंज कर सकते हैं, वहां पर टेस्टिंग सेंटर नहीं लगवा सकते आप उनके लिए? आपने पहल भी की, आपको फिक्र भी थी कि वहां पे मैं सेंटर लगवा दूं जिससे कम से कम लोग सुरक्षित रहें। मैं आपको एक आंकड़ा दे रही हूं सर, मैं सुन लीजिए मेरी बात। मटरू जी, मैं एक आंकड़ा आपको दे रही हूं। 13 तारीख को बोल के मुकर गया राकेश बालियान। मटरू जी, मैं एक चीज आपको सीधे बता दूं कि वहां सिंगू पर भी जो मेडिकल टीम्स लगी हुई है, सुनिए सर मेरी बात सुनिए एक मिनट, जो मेडिकल टीम सिंगू बॉर्डर पर लगी हुई है, वो भी ये कहती है कि हर तीसरा जो किसान वहां आता है उससे खांसी की समस्या है या बुखार की समस्या है। क्या वो कोविड नहीं हो सकता? आजकल तो डॉक्टर भी कहते हैं कि अगर बुखार है तो मान लीजिए कि ये कोरोना हो सकता है। आप लोगों ने क्या पहल की कि वहां पर किसानों की जान बची रहे? आपने तो कह दिया बस आ जाइए। सुचारिता जी, बिल्कुल पहल हम ही कर रहे हैं। ये लोग चमकीली कोठियों में बैठ के कोई पहल नहीं कर सकते। अरे कुछ और ना इनके कुछ बस का 1 लाख से, और ये इस नौबत को क्यों आने दे रहे हैं अपने हिसाब से? मान साहब, अगर आप में इतनी हिम्मत है तो कानून वापसी ले लीजिए। ये क्या कोरोना काल में नहीं बनाए थे कानून आपने? कानून वापसी रमनीक मान लेगा, सरकार ने बोल दिया कानून वापस नहीं होंगे, सुचारिता जी, कमेटी बिठाइए। सुचारिता जी, ये कर रहे हो भैया? सुचारिता जी सरकार ने, मैं एक बार गजेंद्र जी के पास जा रही हूं। कोरोना जब इन्होंने ये कानून लेकर आए थे उस समय कोरोना। मटरू जी आपके पास आऊंगा। रमनीक जी एक मिनट, कोई मरे कोई जिए, तुमने अपने गीत। गजेंद्र जी मुझे ये बताइए कि आप लोगों को किसानों की फिक्र है, चिंता है, क्योंकि यही कारण आप बार बार देते हैं, अन्नदाता है, हमें उनकी फिक्र है, इसलिए हम साथ देते हैं। तो सबसे बुनियादी फिक्र तो किसी की जान को लेकर होती है गजेंद्र जी। जान रहेगी तो ही जहान रहेगा। किसानों की चिंता कांग्रेस पार्टी के आजादी के आंदोलन चल रहा था, किसानों की चिंता कांग्रेस पार्टी करती है। चिंता नहीं कर रही है तो गैर जिम्मेदाराना, और जो अंग्रेजों के समय में कांग्रेस पार्टी करती है चिंता, सत्ता में आ चुके हैं, आज गलती से देश की जनता। सुचरिता, ये कौन बोल रहा भाई? 6 महीने से आंदोलन, कौन आदमी है भाई? 6 महीने से आंदोलन है इनको। आप बीच में मत बोलिए। कौन झूठ बोल रहा है? रमनीक मान जी कांग्रेस नेता है, गजेंद्र सांखला है, वो बोल रहे हैं, उन्हें बात पूरी करने दीजिए। 8 साल नहीं सुचरिता, ये आदमी झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो आप उन्हें झूठ मैं ये कह रही हूँ, आप काउंटर करिए, पहले बात तो रखने दीजिए, फिर बताइए वो झूठ कैसे बोल रहे हैं। हाँ बोलिए गजेंद्र जी, बोलिए। ठीक है, बोलिए गजेंद्र जी, बोलिए। आज देश में एक ऐसी सरकार आ गई है जिसको केवल मात्र इस देश की जनता को झूठा साबित करना है, चाहे वो किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे वो आपके सरकारी कर्मचारी हो, हर वर्ग झूठा है, हर वर्ग कमीना है। केवल ये सरकार सच्ची है तो देश में लाखों लोगों को इन्होंने मरवा दिया है। काम इनका इस तरह का है, आप हालात देखिए इस देश के लोकतंत्र के अंदर। ये जनक गजेंद्र जी, हालांकि मैं आज काले दिवस पर बात कर रही हूँ, एक मिनट गजेंद्र जी, हालांकि मैं आज काले दिवस पर बात कर रही हूं और आज मैं किसान कानूनों पर अभी बात इसलिए नहीं कर रही क्योंकि उन पर मैंने कई महाभारत की है। लेकिन मैं आपसे पूछती हूं, अभी जो आपने हस्ताक्षर किए, कांग्रेस पार्टी ने हस्ताक्षर करके कहा कि हम समर्थन करते हैं, और ये कहा गया कि क्यों नहीं स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू कर दी। वो कब आई थी रिपोर्ट गजेंद्र जी? वो रिपोर्ट कब आई थी, किसके कार्यकाल में आई थी?
किसके कार्यकाल में आई थी? ये कि 6 महीने से आज आंदोलन चल रहा है। किसके कार्यकाल में आई थी, ये तो जवाब दे दीजिए। गजेंद्र जी, सीधा सवाल है सर, मेरा तो सीधा सवाल है, किसके कार्यकाल में आई जिसकी दुहाई देकर आप अब कहते हैं कि भाई काम नहीं किया? सरिता 8 साल जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? दबा के रखी इन लोगों ने। मैं वही बोल, एक सेकंड गजेंद्र जी नॉन स्टॉप नहीं सर, तर्कों पर बात होगी, सवाल जवाब। गजेंद्र जी, परवाह नहीं है। गजेंद्र जी मुझे बता दीजिए, जिन किसानों को आप ये कह रहे हैं कि स्वामीनाथन कमेटी लागू करे ये सरकार, कब आई थी वो रिपोर्ट, जरा एक बार बता दीजिए, किसका कार्यकाल था, किसकी सरकार थी? गौन होगी, आप टॉपिक पर बात करो। अब टॉपिक पे बात करो। सर मैं तो कह ही रही थी कि मैं तो यही कह रही हूँ कि मैं आज के काले दिवस पर बात कर रही थी, आप कानूनों पर ले गए। अब मैंने आपसे कह दिया कि बता दीजिए कब आई रिपोर्ट। किसानों का मैसेज क्या गया? कांग्रेस पार्टी इस बात की अब रुक जाइए रमनीक जी, जरा इन्हें बता दीजिए कब आई थी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, किसके कार्यकाल में? आपके कार्यकाल में आई थी गजेंद्र जी, और आपने लागू नहीं की, आपने लागू नहीं की, और अब आप हथियार बना रहे हैं किसानों को। एक मिनट रमनीक जी बोलिए। 8 साल अपने पैरों के नीचे दबा के रखी वो रिपोर्ट, 8 साल। और उस आदमी का नाम है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो किसानों का मसीहा बना फिरता है। 8 साल पैरों के नीचे दबा के रखी। और इनके एक नेता महाराष्ट्र में जब किसानों ने कहा कि सिंचाई के लिए बांध में पानी नहीं है साहब, कुछ कीजिए, तो उसने बोला बांध में पानी नहीं है तो क्या मैं पेशाब से भर दूं? तो ये इनका एटीट्यूड है। और जो मैंने आपको आंकड़ा बताया 1995 से लेकर 2015 के बीच में 3,17,948 किसानों ने आत्महत्या करी। इन लोगों ने क्या किया इन लोगों ने? अरे भाई आप रहने दीजिए, आपसे नहीं हो पाएगा। मैं एक बार सुनिए, वाले बाबा जी, मैं एक बार सुनिए गजेंद्र जी, तुमसे ना होगा गजेंद्र जी, अरे तुमसे ना हो पाएगा बाबा जी। रमनीक जी एक सेकंड सुनिए। गजेंद्र जी, आपने सुना, मैंने रमनीक जी से कहा कि 1 मिनट उनकी बात सुन लीजिए, फिर आप अपना काउंटर दीजिए। वो चुप हो गए। मैं वही आपसे भी उम्मीद करती हूँ सर, जो लोग बोल रहे हैं उन्हें बोलने तो दीजिए, बात अपनी पूरी रखें, फिर काउंटर करिए। आप बोलते जा रहे हैं, आप मेरे ना तो सवाल का जवाब दे रहे हैं ना आप उनको सुन रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगी बात? अब बात तो सुनेंगे या नहीं सुनेंगे आप? आपके कार्यकाल में स्वामीनाथन रिपोर्ट आई थी कि नहीं आई थी? एक बार हाँ या ना में जवाब। बिल्कुल आई थी। तो लागू क्यों नहीं की सर? किसान वर्ग से लागू क्यों नहीं की आपने? किसानों के लागू क्यों नहीं की? ग्रुप से हमने बातचीत की है, लागू क्यों नहीं की? नेताओं को बुलाकर बातचीत आप बातचीत करते रहे और यहाँ पर बातचीत ना हो तो आप आंदोलन के लिए भड़काते रहे। आप बोले भड़काओ, आंदोलन करो, कोरोना है तो क्या हो गया, आंदोलन पर जाओ, काल में लाकर यही कह रहे हैं आप। एक बार मैं सुनवाती हूँ, सुनिए। बीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत, सुनिए मैं आपको एक बार बता रही हूँ, बीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत से मेरी सहयोगी ने बात की है। वो आज के इस काला दिवस को कैसे सही ठहराते हैं, जरा सुनिए राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। टिकैत जी, आंदोलन कब तक चलेगा? आंदोलन जब तक सरकार चाहेगी जब तक चलेगा। आज 26 मई है, आप लोग इसे काला दिवस के तौर पे मना रहे हैं, लेकिन अगर गैदरिंग की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं, कोविड चल रहा है, तो किस तरीके? सारे चैनल ये कह रहे थे कि भीड़ चली गई। आज भीड़ एकदम से 26 तारीख को भीड़ बढ़ गई, कल से फिर भीड़ घट जाएगी। आपको क्या लगता है कि इतनी भीड़ इकट्ठी करना क्या कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि कोरोना चल रहा है, हरियाणा के, पंजाब के? वापसी ले लेना कानून, कोरोना चल रहा तो सरकार वापसी ले ले। अगर कोरोना काल में कानून आ सकते हैं तो कोरोना काल में कानून वापसी जा भी सकते हैं। अगर सरकार के साथ बातचीत की बात की जाए तो तोमर जी का साफ तौर से कहना है कि बातचीत के दरवाजे खुले हैं। हम बात अगर कब करेंगे? जब वे चाहेंगे जब करेंगे। किस तरीके से इसका समाधान निकल सकता है, क्योंकि टिकैत जी देखा जा रहा है कोरोना के आंकड़े भी लगातार बहुत बढ़ रहे हैं, हरियाणा पंजाब के गांव में भी कोरोना के आंकड़े बहुत बढ़ते जा रहे हैं, और इस समय इस इतनी बड़ी तादाद में भीड़ इकट्ठा करना क्या ये सही है? तो भीड़ हो रही, इकट्ठा न करे, पिछले 6 महीने से यहाँ पे हैं, तो अगर भीड़ ज्यादा हो रही है तो सरकार वापसी ले ले कानून, भीड़ अपने घर चली जाएगी। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं बारात में आ रहे हैं यहाँ पे, अपना घर छोड़ रखा है पिछले 6 महीने से, सरकार बात सुनेगी नहीं तो यहाँ को एंजॉय करने आ रहे, कोई पिंजौर गार्डन है यहाँ पे दिल्ली के बॉर्डर पे। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि लॉकडाउन और कोविड प्रोटोकॉल का कहीं ना कहीं तोड़ा जा रहा है, इतनी सारी भीड़? हम तो तोड़ने नहीं, लेकिन मीडिया के लोग जरूर हमको दिखाएंगे। 4 दिन की खबरें बन गई, अब हमारे खिलाफ आप दिखाओ। मीडिया जब प्रवक्ता बन जाएगी सत्ताधारी पार्टी की, जो उनके एंकर प्रवक्ता बन जाएंगे,
तो फिर तो सब हम ही तो हैं सब गलत काम करने वाले। मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा आपसे टिकैत जी कि किस तरीके से बातचीत का वापस जरिया खुल सकता है, किस तरीके से? बात सरकार कर रहे, इतनी बात आप सरकार से करो। और एक क्वेश्चन हमारा ये है कि कोरोना बड़ा है या कानून बड़े हैं? आप लोगों को कोरोना से डर नहीं लगता? ना डर नहीं लग रहा, इस तो डर लग रहा है कानून तो, कोरोना तो डर नहीं लग रहा। कोरोना जो है, कोरोना नाम की कोई बीमारी नहीं, हंगामारी बनाई जा रही जबरदस्ती सरकार की। ये तो वायु प्रदूषण है। मास्क भी नहीं लगा रहे हैं आप लोग? लगाते हम लगा भी नहीं लगाए? लगा नहीं बोलो लगाना, सांस रोक के वो खमा। तो आपने सुना, मेरी सहयोगी महिमा ने राकेश टिकैत से बात की। अब उनका कहना है कि जो लोग इस किसान आंदोलन पर सवाल उठाए वो तो प्रवक्ता बन जाते हैं और जो ना उठाए वही सही लोग हैं। मटरू नागर जी, आपने सुना, वहां पर आपने तो सुना होगा आपके नेता ने क्या कहा। मतलब आपका कहना यह है कि कोरोना के समय में आपको छूट दे दी जाए, पैंडेमिक एक्ट लग जाए, लेकिन आपको छूट दे दी जाए कि आप जो करना चाहे आप करते रहिए, क्योंकि अगर सवाल उठा देंगे तो हम तो प्रवक्ता बन जाएंगे। सुचारिता जी जी बोलिए। बिल्कुल, आप प्रवक्ता मत बनिए। हाँ। आप हमारा मान साहब से एक सवाल ले लीजिए, जब ये कानून बना था, जब कोरोना था या नहीं था, या सरकार पे ऐसी क्या विपदा थी? सर, कानून बनाने के लिए क्या लाखों की भीड़ जुटाई गई थी? पहले आप मुझे ये बता दीजिए। सुचारिता जी, नहीं सर, आप दोनों को एक बराबर कैसे मान सकते हैं? ना किसानों का समाधान सरकार पे निकला। सर, मैंने आपसे कहा है कि आप आंदोलन मत करिए, आप विरोध मत करिए, आप सरकार से सवाल मत पूछिए ना। प्रेम शुक्ला जी से सवाल पूछिए, उन सारे नेताओं से पूछिए जिन्होंने कानून बनाया। लेकिन ये दिखावा मत करिए ना कि आपको सिर्फ, फिर ये दिखावा मत करिए कि आपको इनकी फिक्र है। बस ये कह रही हूँ। सुचारिता, हाँ बोलिए रमनीक जी, बोलिए रमनीक जी, बोलिए। सुचारिता बोलिए। इनको पूछो 4 जून 2020 को हिंदुस्तान अखबार में राकेश टिकैत का क्या बयान छपा था? क्या छपा था बोलो? वो प्रशंसा कर रहा था सरकार की, मोदी जी का धन्यवाद कर रहा था, कह रहा था कि मेरे पिता बाबा टिकैत की आत्मा को शांति मिली। ऐसे तुम्हारे मोदी जी के कितने बयान दिखाऊं? 180 डिग्री फ्लिप मार गया। सुनो, यथास्थिति पे आ जाओ, बात सुनो, आज की स्थिति पे आ जाओ। 6 महीने हो गए, तुम्हारी बात सुनेगा। आप वक्तव्य को लेकर आज बैठे हो, 6 महीने हो गए। मोदी जी की एक कॉल कहा है, ऐसे मत बोलो। अरे मान साहब बताओ ना, मोदी जी ने बोला था 28 तारीख में मैं किसानों से एक कॉल दूर हूं, कहां है वो एक कॉल? पूछो। अरे पिछली 13 तारीख को बोला उस कॉल को बताइए ना। 180 डिग्री फ्लिप मार गया। ये बंदर की तरह गुलाटी मारता है। एक सेकंड, नहीं भाषा बोलता है। अरे बताओ ना, वो पहली कॉल कहां है? प्रधानमंत्री जी की कॉल कहां है, उसे बताओ। अच्छा चलो ठीक है, लंगूर की तरह गुलाटी मारता है। इस तरह से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत करिए ना। हक के लिए लड़ रहा है वो गुलाटी मारता है। देखिए, वो अपनी मांगे रख रहे हैं। मैं बार ये कहती हूँ, एक मिनट नहीं, सुनिए मेरी बात। प्रेम शुक्ला जी को एक मिनट, मैं प्रेम शुक्ला जी के पास जा रही हूँ। प्रेम शुक्ला जी, किसानों का कहना है कि वो अपनी मांगों पर 6 महीने से अड़े हुए हैं। कोरोना आया, इस दौरान भी वो अपनी मांगों को लेकर बने रहे। मटरू जी एक मिनट रुकिए, वो अपनी मांगों को लेकर बने रहे। आप लोग सुनते नहीं हैं, इसीलिए उन्हें भीड़ लगानी पड़ रही है, क्योंकि सरकार आप है, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी है। तो उनकी बात सुनिए और उन्हें ये भीड़ लगाने से पीछे करिए। हाँ निश्चित, देखिए उनसे तो बात 11 चक्रों की वार्ता आदरणीय कृषि मंत्री महोदय ने, आदरणीय वाणिज्य मंत्री महोदय ने की थी कि नहीं की थी, और 11 चक्रों की वार्ता जो है सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई थी कि नहीं हुई थी? वार्ता तोड़कर भागा कौन? बारंबार सरकार की तरफ से कहा गया कि आप किन अधिनियमों में संशोधन चाहते हैं, कृपा करके बताइए। आप कहते हैं कि हमारी जमीन चली जाएगी, जमीन की कोई बात ही नहीं कानून में। कहाँ लिखा है कानून में? कौन से कानून से जमीन चली जाएगी? वार्ता छोड़ के कौन भागा? बातें करते हैं। एमएसपी कानून बताइए मुझे, एमएसपी कानून इतने दिनों तक एमएसपी लगातार मिली कि नहीं मिली? एमएसपी पर 1960 से लेकर एमएसपी पे कोई कानून है क्या? क्या एमएसपी पे खरीदारी नहीं हो रही है? और एमएसपी पे लगातार मोदी जी के कार्यकाल में
रिकॉर्ड खरीदारी हुई है। मैं एक बार वीरेंद्र जी से पूछ लेती हूँ क्योंकि सीधे किसानों के खाते में पैसा जाना। नहीं, बट प्रेम शुक्ला जी क्योंकि सरकार आपकी है तो ये जिम्मेदारी आपकी बनेगी। देश में अगर कोई आंदोलन है तो वो किसके पास जाए, अपनी आवाज उठाने के लिए किसके पास जाए, इसलिए आपसे सवाल पूछा जा रहा है। मैं वीरेंद्र जी से एक बार पूछ लेती हूँ। वीरेंद्र जी, मटरू नागर यहाँ बैठकर जो कह रहे हैं कि हमारी जमीनें चली जाएंगी या फिर वो जो कानूनों को काला कहते हैं, उनसे नुकसान कितना हुआ है आपका इन 6 महीनों में वीरेंद्र जी? हालांकि अब तो स्थगित कर दिया गया। सुचरिता जी, मैं चाहूंगा कि मेरे जो साथी पैनलिस्ट हैं वो धैर्यपूर्वक, क्योंकि मैंने काफी देर से सुन रहा हूँ। जी बोलिए अब ये भी उपाय जारी रखेंगे। बिल्कुल। देखिए, पछताना ही ना उस दिन था, काला दिन ही ना उस दिन मनाना था जिस दिन एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ धरना स्थल पे। इन्हें उस दिन काला दिवस मनाना था जिस दिन इन्होंने 26 जनवरी में राष्ट्रीय झंडे का अपमान किया। ये आज तक कोई बता दे किसी की जमीन छीन गई हो, किसी का कुछ और काम होया हो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कोई कंपनी ले गई हो, या किसी की फसल ना बिकी हो, एमएसपी पे दाब ना आए हो। गेहूं बिक रहा, मुझे नहीं पता सारे हिंदुस्तान का, मैं मुजफ्फरनगर के रहने वाला हूँ, मेरठ और सहारनपुर मेरे पड़ोस के जिले हैं, मुझे उसका मालूम है। सुचरिता जी, एक बिरादरी विशेष जिसका ज्यादा योगदान इस आंदोलन में है, नाम ना लिवाओ मेरे से, वो बदनाम कर दी गई है। वीरेंद्र जी, 50 सुचारिता जी, मटरू जी, मैं अपने मेरे बुजुर्ग उनकी बात सुनिए। हाँ, आपसे ये पूछना चाहता हूँ, पूरे मुजफ्फरनगर जिले में चौधरी वीरेंद्र सिंह ही एक ऐसे ईमानदार आदमी हैं और बाकी सभी किसान चोर हैं। एक जाति विशेष अनार्किस्ट है, ये काम नहीं कर सकते। एक बात का जवाब दे दो बस, क्या आप अकेले पूरे मुजफ्फरनगर जिले में आप अकेले ऐसे शख्स हैं? चलिए मटरू जी, कम से कम आपने ये तो कहा परिवार के बुजुर्ग हैं, इसलिए मैं हाथ जोड़कर सवाल पूछता हूँ। मैं यही कह रही हूँ बार बार कि ये एक पूरा परिवार है और इस समय एक मिनट मटरू जी, वीरेंद्र जी की पूरी बात सुन लीजिए। आप कह रहे हैं बुजुर्ग हैं, इसीलिए उनकी बात मैं सुनना चाह रही हूँ। और बड़ी बात यह है कि पूरा देश परिवार है ना, सिर्फ किसान एक परिवार नहीं है। किसान हमारा परिवार है, हम उनके परिवार हैं, पूरा देश एक परिवार है। तो देश में एक दूसरे की फिक्र और चिंता होती है, परिवार वालों की फिक्र और चिंता होती है, इसीलिए हम उन्हें कहते हैं बाहर मत जाओ, भीड़ मत लगाओ, घर में रहो। इसीलिए उसी हिसाब से आपसे पूछा मैंने कि क्या वो फिक्र और चिंता इस भीड़ में नजर आई? नहीं नजर आई। थोड़ा सोचिए, जान की फिक्र करेंगे क्योंकि जान है तो जहान है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का महाभारत में जुड़ने के लिए।